अस्सलामुअलैकुम बच्चों मेरा नाम है अख्तर हुसैन और हम पढ़ रहे हैं क्लास फर्स्ट ईयर एंड इंटर की फ़िज़िक्स। और हमारा ये दूसरा लेक्चर है जिसमें हम एंट्री टेस्ट के सिलेबस के हिसाब से भी टॉपिक को कवर कर रहे हैं। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो डायमेंशन के रिलेटेड है और डायमेंशन के रिलेटेड पहले ही मैं एक टॉपिक अपलोड कर चुका हूँ जिसमें मैंने डायमेंशन का इंट्रोडक्शन और डिफरेंट काइंड ऑफ क्वांटिटीज़ की डायमेंशन जो है वो मैंने बताई हुई है। डायमेंशन के हवाले से सिर्फ एक बात है जो आपने याद रखनी है और वो ये है कि डायमेंशन एक मेथड है जिसमें हम जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं उनका रिलेशन देखते हैं बेस क्वांटिटीज़ के साथ, क्योंकि बाकी जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं उन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को छोड़कर लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी, बाकी सब क्वांटिटीज़ आती हैं हमारे पास ड्राइव क्वांटिटीज़ में। तो उन ड्राइव क्वांटिटीज़ का रिलेशन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के साथ क्या है, बेस क्वांटिटीज़ के साथ क्या है, ये हम डायमेंशन के थ्रू बताते हैं। तो आज हमारा डायमेंशन का अगला लेक्चर है जिसमें हम डायमेंशन की मदद से इक्वेशन को ड्राइव करना सीखेंगे। इक्वेशन को ड्राइव करने का मेथड आपने पहले भी सीख चुके हैं, जैसे कि आपने इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव की होंगी, जैसे आपने काइनेटिक एनर्जी की डेरिवेशन जो है वो की होगी ½ mv²। अब हम इक्वेशन की डेरिवेशन तो करेंगे ही, लेकिन ये जो इक्वेशन की डेरिवेशन होगी ये डायमेंशन के थ्रू होगी। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपने पहला टॉपिक, पहला लेक्चर जिसमें मैंने डायमेंशन का इंट्रोडक्शन पढ़ाया था, अगर आप वो आपने नहीं देखा तो वो आप प्लीज़ जो है वो मेरे चैनल पे जाके देख लें, ताकि आपको आज का जो लेक्चर है वो अच्छे तरीके से समझ आ जाए। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है कि हम इक्वेशन को ड्राइव करने वाले हैं एक डायमेंशन की मदद से। अब यहाँ पे हमारे पास एक सवाल दिया गया है कि भाई आप जो है वो फोर्स की इक्वेशन को ड्राइव करो। अब फोर्स की इक्वेशन अगर हम निकालते हैं तो फोर्स की इक्वेशन तो हमें पता है कि भाई F=ma, ऐसा ही है, न्यूटन की सेकेंड लॉ। लेकिन यहाँ पे सवाल जो है वो कुछ ऐसे दिया गया है कि आप फोर्स की वो इक्वेशन निकालो जिसपे वो मास पे डिपेंड कर रहा हो, जिसमें वो वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा हो और जिसपे वो रेडियस पे डिपेंड कर रहा हो। अब यहाँ पे वो न्यूटन का जो सेकेंड लॉ वाला फार्मूला जो आपने पढ़ा है F=ma, इसमें m जो है वो मास है, चलो ठीक है, मास तो आ गया, लेकिन a जो है वो एक्सेलरेशन है और इस सवाल में एक्सेलरेशन तो कुछ है ही नहीं। यहाँ पे ये कह रहा है कि फोर्स की वो इक्वेशन ड्राइव करो जिसमें आपके पास वेलोसिटी आए और जिसमें आपके पास रेडियस आए। तो अब ये हमारे पास एक सवाल है और इस सवाल में हमें फोर्स की इक्वेशन को ड्राइव करना है। अब ये कह रहा है कि ये फोर्स जो है, ये फोर्स डिपेंड करती है मास पे, वेलोसिटी पे और रेडियस पे, लेकिन हमें ये तो नहीं बताया गया कि ये डिपेंड करती कैसे। मतलब फिजिक्स में हमारे पास डिपेंडेंसी दो तरीकों से बताई जाती है, या तो कोई चीज डायरेक्टली होती है या तो वो इनवर्सली होती है। अब हमें नहीं पता कि ये मास के साथ डायरेक्टली है, वेलोसिटी के साथ डायरेक्टली है, या रेडियस के साथ डायरेक्टली है, तीनों के साथ इनवर्सली, हमें कुछ नहीं पता। हमें ये मालूम करना है कि यहाँ पे ये फोर्स इन तीनों के साथ मिलकर क्या फार्मूला बनाता है। अब ये कह रहा है कि ये फोर्स जो है वो डिपेंड करता है, तो इसलिए हमें पता नहीं है, तो इसलिए हम सिर्फ प्रोपोर्शनलिटी की साइन लगाते हैं और प्रोपोर्शनलिटी की साइन लगाते ही हमने कहा कि भाई ये मास पे डिपेंड कर रही है, ये वेलोसिटी पे डिपेंड कर रही है और ये डिपेंड कर रही है रेडियस पे, आर पे। अब क्योंकि इनवर्सली डायरेक्टली हमें कुछ नहीं पता, तो इसलिए हमने डिपेंडेंसी यानी प्रोपोर्शनलिटी की साइन लगाकर ये तीनों क्वांटिटीज लिख दी कि फोर्स इज डिपेंडिंग अपॉन द मास, वेलोसिटी एंड रेडियस। तो अब जो अगला स्टेप हमारा है उसमें यह है कि हमारे पास इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाते ही हम एक कांस्टेंट लगाते हैं, हम यहाँ पे कांस्टेंट लगाते हैं। अब यहाँ पे कांस्टेंट कुछ गिवन नहीं है, वैसे तो कांस्टेंट हमेशा गिवन होगा, जैसे सवाल में ही आपके पास आ जाए कि भाई ड्राइव द इक्वेशन ऑफ द फोर्स व्हिच डिपेंड अपॉन द मास, वेलोसिटी, रेडियस एंड कीप कांस्टेंट इज इक्वल टू 1, मतलब कांस्टेंट की वैल्यू आपने 1 रखनी है। अगर कुछ नहीं गिवन तो 1 रखो, वरना तो अदरवाइज जिस कांस्टेंट को रखना होगा वो वैल्यू आपको सवाल में ही दी जाएगी, जिसका हम अगला क्वेश्चन जो करेंगे उस क्वेश्चन में आपको कांस्टेंट की वैल्यू ऑलरेडी गिवन होगी। तो अगर कुछ नहीं गिवन तो आप कांस्टेंट की वैल्यू रखेंगे 1 और यहाँ पे आएगा m, v और r। ठीक, ये हमारे पास आ गया। अब अगला स्टेप जो है वो हमारे पास ये है कि ये जो हमारे पास क्वांटिटीज आएंगी, जैसे कि ये मास, वेलोसिटी और रेडियस, इसमें हमने क्या करना है, इनके ऊपर हमने वेरिएबल लगाने हैं, पावर a, b
और सी। ये थोड़ा सा इसको मैं अलग करके लिख देता हूं ताकि आपको जो है वो समझ आए। ये रेडियस और ये रेडियस के ऊपर जो है वो पावर आ गई सी, और इसी पावर से ही हमें पता चलेगा कि इसका फार्मूला कैसे बनता है। मतलब ये हमें वेरिएबल्स जो हमें गिवन है ना ए बी सी, इसी से हम फार्मूला बनाएंगे और हमें इन्हीं वेरिएबल्स को फाइंड भी करना है। तो ये जो है हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 1, इसको हम कह देते हैं इक्वेशन 1। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या था? पहला स्टेप था कि जो हमें सवाल में गिवन था वो हमने लिखा कि फोर्स डिपेंडिंग अपॉन द मास, वेलोसिटी एंड रेडियस। प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटाते ही हम एक कांस्टेंट लगाते हैं। यहाँ पे जो कांस्टेंट है उसको हमने रख दिया 1, और यहाँ पे मास, वेलोसिटी और आर वैसा का वैसा रख दिया, और हमने उनके ऊपर लगा दिया पावर के वेरिएबल्स। वेरिएबल्स मतलब जिनकी वैल्यू हमें पता नहीं है और यही वैल्यू हमें फाइंड करनी है। एम के ऊपर हमने लगा दिया ए, वी के ऊपर लगा दिया बी और आर के ऊपर लगा दिया हमने सी। अब अब क्या करें? अब जितनी भी हमारे पास क्वांटिटीज है, कितनी क्वांटिटीज हैं जो आपको दिख रही हैं? ये फोर्स दिख रहा है आपको, ये हमारे पास मास है, ये वेलोसिटी है और ये रेडियस है। अब इन सब की जो डायमेंशन है वो हमने इस फार्मूले में इक्वेशन नंबर 1 में हमने लिखनी। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? राइट डायमेंशंस, राइट डायमेंशन ऑफ each quantity in equation 1। जितनी भी इक्वेशन 1 में हमारे पास क्वांटिटीज हैं उन सबकी डायमेंशन लिखनी है। तो सबसे पहली क्वांटिटी जो है वो हमारे पास है फोर्स। तो फोर्स की जो डायमेंशन है, फोर्स की जो डायमेंशन होगी वो हमारे पास होती है एम एल टी पावर -2। अब ये डायमेंशन कैसे आई? इसीलिए मैं कह रहा था कि आप जो पहली वीडियो है जिसमें मैंने इक्वेशन की डायमेंशन यानी कि क्वांटिटीज के डायमेंशन निकालना सिखाया था वो आप जरूर देख लें। उसके बाद ये रहा 1। अब 1 लिखे ना लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 1 जब मल्टीप्लाई होता है तो उस आंसर पर तो कोई फर्क पड़ता नहीं। अब यहाँ पे हमारे पास जो दूसरी क्वांटिटी है वो है m। तो यहाँ पे m जो है ये किसको शो कर रहा है? मास को। तो मास की जो डायमेंशन होगी वो है हमारे पास कैपिटल M। और अब इस मास के ऊपर a है तो इस डायमेंशन के ऊपर भी a आएगा। फिर ये v है, और v जो है वो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वेलोसिटी के लिए हम इस्तेमाल करते हैं एल टी पावर -1। और इस वेलोसिटी के ऊपर b है तो यहां पे हमने b लगा दिया। r जो है वो रेडियस है, और रेडियस की डायमेंशन जो है वो हमारे पास होती है l, कैपिटल L, क्योंकि रेडियस होता है सर्कल का हाफ, और सर्कल का हाफ यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक की मेजरमेंट, और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक की मेजरमेंट को हम कहते हैं लेंथ। तो रेडियस की डायमेंशन भी होगी L। लेंथ हो, विड्थ हो, हाइट हो, डायमीटर हो, इन सब की डायमेंशन जो है वो L होती है, क्योंकि ये सब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक की मेजरमेंट होती है। R के ऊपर लिखा हुआ है C, तो इसके लिए हमने इसके ऊपर भी लिख दिया C। अब अगला स्टेप हमारे पास ये जो फोर्स की डायमेंशन है इसको तो एज इट इज जैसे लिखा हुआ है, इसमें तो कुछ चेंजिंग नहीं होगी, इसको तो वैसे के वैसे ही लिखेंगे। और यहाँ पे पावर A जो है ये M के ऊपर है, तो अब ये पावर इस एक M के ऊपर आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय ये जो पावर B है ये इस L के ऊपर भी है और इस T के ऊपर भी है, तो ये आ जाएगा T पावर -B। और यहां पे हमारे पास L के ऊपर पावर जो है ये है C। अब अगर आप गौर कर रहे हो तो यहां पे ये L और ये L ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और बेसिस एक जैसी होने की सूरत में जब मल्टीप्लाई होते हैं तो पावर आपस में ऐड हो जाते हैं। तो इसका जो अगला स्टेप होगा वो हमारे पास ये होगा कि जब फोर्स की जो इक्वेशन हमारे पास गिवन है यानी फोर्स की जो डायमेंशन है उसको वैसा का वैसा लिखेंगे mLT पावर -2। फिर उसके बाद m के ऊपर पावर a, m के ऊपर पावर a मल्टीप्लाई बाय
उसके बाद ये एल जो है इस एल के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब मल्टीप्लाई होगा तो क्योंकि बेसिस सेम है तो पावर आपस में ऐड हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा एल बी प्लस सी, और ये हमारे पास टी के ऊपर है माइनस बी, टी के ऊपर माइनस बी। अब जरा मैं एक दफा देख लूं कि आपको बिल्कुल सही से नजर आ रहा है। नहीं, थोड़ा सा कैमरा एंगल जो है वो मुझे सही करना पड़ेगा। हाँ, तो अब बिल्कुल सही है। यहाँ पे फोर्स की जो डायमेंशन है वो एज इट इज लिखी, एम के ऊपर पावर ए वो एज इट इज लिखा, एल पावर बी टी पावर माइनस पी, और यहाँ पे एल पावर सी। एल एल दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेसिस सेम होने की वजह से पावर आपस में प्लस हो जाएंगे, और टी के ऊपर पावर माइनस बी। अब यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशन बनी, इज इक्वल टू के इस तरफ, इज इक्वल टू के इस तरफ। अब इज इक्वल टू के इस तरफ जो है वो आपके पास एम एल टी है, और इज इक्वल टू के इस तरफ भी आपके पास एम एल टी है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इनके पावर्स को इक्वेट करेंगे। ये जो हमारे पास क्वांटिटीज हैं, या जैसे कि ये एम, एम जो है वो हमारे पास मास के डायमेंशन कैटेगरी में आता है, एल जो है वो लेंथ की डायमेंशन, टी जो है वो टाइम की डायमेंशन। अब हम इन क्वांटिटीज को इक्वेट करेंगे, तो इक्वेट करके हम ए बी और सी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम इक्वेट करेंगे, इक्वेटिंग एम, हम m को इक्वेट करेंगे। तो m को इक्वेट करेंगे तो इस तरफ m के ऊपर पावर कुछ नहीं है तो 1 है, और इस तरफ m के ऊपर पावर a है, तो ये दोनों m के ऊपर है, तो इसलिए हम कहेंगे कि a की वैल्यू यहां पे बन जाएगी 1। भाई इस तरफ भी m, इस तरफ भी m, तो इन दोनों के पावर जो है वो क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो इसके ऊपर पावर a, इसके ऊपर पावर 1, तो ये दोनों क्वांटिटी सेम है तो पावर इनके बराबर होंगे, तो a इज इक्वल टू 1। तो a की वैल्यू जो है वो हमें मिल चुकी है। अब आगे जो है वो हमें b की वैल्यू चाहिए। अब b की वैल्यू, l के ऊपर भी पावर b है, t के ऊपर भी पावर b है, तो हम किसका सहारा लें? तो देखो, अगर हम l का सहारा लेते हैं तो अब यहाँ पे l के ऊपर b भी है और c भी है, मतलब दो वेरिएबल आ जाएंगे, तो इससे हमें जो है वो b की वैल्यू निकालने के लिए थोड़ी सी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए हम सिंगल वेरिएबल लेंगे, यानी कि t के ऊपर जो है वो आपके पास सिर्फ एक b है, माइनस का b। इससे हम जो है वो b की वैल्यू आसानी के साथ निकाल सकते हैं। मतलब अब जो है वो हम लिखेंगे इक्वेटिंग t। अब t को इक्वेट करेंगे, तो t को इक्वेट करते वक्त इस तरफ t के ऊपर पावर -2 है, और इस तरफ t के ऊपर -b है, तो अब बेसिस सेम है, इज इक्वल टू की निशानी है, मतलब पावर आपस में बराबर होंगे, तो हम लिख सकते हैं कि -b इज इक्वल टू -2, माइनस से माइनस कैंसल हुआ, तो ये b की वैल्यू जो है वो आई 2। अब b की वैल्यू भी हमें मिल चुकी है। अब जो है वो हमें क्या करना है, अब हमें c की वैल्यू निकालनी है। तो c जो है वो ना तो इसके ऊपर है ना ही इसके ऊपर है, c सिर्फ एक ही क्वांटिटी के ऊपर है, वो है लेंथ की डायमेंशन के ऊपर, b प्लस c। तो अब हम इक्वेट करेंगे l को, इक्वेटिंग l। अब l को जब इक्वेट किया हमने, तो इस तरफ l के ऊपर हमारे पास कुछ नहीं है तो 1 है, और इस तरफ l के ऊपर है b प्लस सी। तो b प्लस सी यानी कि ये l दोनों बेसिस सेम, तो पावर इक्वल हो जाएंगे। तो इस तरफ हमारे पास 1 है, तो हम लिख सकते हैं कि b प्लस सी इज इक्वल टू 1। अब b की जो वैल्यू है वो हमारे पास गिवन है। हाँ, b की वैल्यू जो है वो हमारे पास गिवन है, और b की वैल्यू हमने अभी पीछे निकाली है, ऊपर देखो b इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे आएगा 2 प्लस सी इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे 2 प्लस का है, इस तरफ वाक्य माइनस का हो जाएगा, सो c इज इक्वल टू 1 माइनस 2। तो यहाँ पे c की वैल्यू जो है वो मिल जाएगी, माइनस प्लस माइनस, लेकिन साइन बड़ी वैल्यू की, तो यहाँ पे आएगा माइनस का
1। तो ए, बी और सी इन तीनों की जो वैल्यूज हैं वो हम निकाल चुके हैं। अब सिंपली हमें क्या करना है कि जितनी भी वैल्यूज हमने निकाली है, ए बी सी जितनी भी वैल्यूज हमने निकाली है, इसको हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है उसमें हम पुट करेंगे। तो ये लिखेंगे हम, पुट वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी इनटू इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम इन तीनों वैल्यूज को पुट करेंगे। अब इक्वेशन 1 हमारे पास है क्या? ये जो इक्वेशन 1 है वो हमारे पास है f इज इक्वल टू 1 m के ऊपर पावर a था, v के ऊपर पावर b था और r के ऊपर पावर c था। हाँ, नजर आ रहा है आपको? तो वैल्यूज पुट करते हैं। f इज इक्वल टू, ये आ गया 1 और m लिखा। अब 1 लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब a और यहाँ पे v और यहाँ पे r। अब a के ऊपर m के ऊपर a है तो a की वैल्यू हमने निकाली है और वो है 1, और v के ऊपर है b तो b की वैल्यू हमने निकाली है 2, और r के ऊपर वैल्यू है c, तो यहाँ पे c की वैल्यू हमने निकाली है -1। तो अब यहाँ पे -1 है तो हमें पता है कि जब भी -1 होता है पावर में, नीचे आके डिवाइड में चला जाता है तो प्लस का बन जाता है, m v स्क्वायर अपन में r। ये जो हमारे पास इक्वेशन है ये आई है फोर्स की, और ये हमने ड्राइव की है डायमेंशंस की मदद से। और ये इक्वेशन आपने पहले भी पढ़ रखी है। ये फोर्स की इक्वेशन है, और ये कौन सी फोर्स की इक्वेशन है? सेंट्रीपिटल फोर्स की इक्वेशन जिसे हम कहते हैं। चले बेटा नोट डाउन कर ले। ओके बच्चों, तो अगला जो हमारे पास सवाल है उसमें हमने इक्वेशन को ड्राइव करना है, और ये इक्वेशन को ड्राइव भी हमने डायमेंशन की मदद से ही करना है। और इसमें जो है वो टाइम पीरियड की इक्वेशन को ड्राइव करना है। ये लिखा हुआ है, ड्राइव द इक्वेशन ऑफ टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम की इक्वेशन को ड्राइव करना है, और वो डिपेंडेंसी हमें बताई गई है कि वो डिपेंडेंसी आपके पास है लेंथ ऑफ द पेंडुलम। अब पेंडुलम जो है वो होता क्या है, वो डायग्राम जरा समझ लो। हमारे पास एक कोई फिक्स्ड रिजिड सपोर्ट है, और हमने जो है वो उसको एक स्ट्रिंग बांधकर और नीचे कोई मास हैंग कर दिया। अब जैसे ही हम इसको डिस्प्लेस करेंगे तो डिस्प्लेस करने के बाद जब हम इसको छोड़ेंगे तो वो क्या करेगा? ऑसिलेट करता रहेगा, ये वाइब्रेट करता रहेगा मीन पोजीशन के टर्म्स में। तो अब ये कह रहा है कि इसके टाइम पीरियड की इक्वेशन को कैलकुलेट कर रहा है। टाइम पीरियड किसे कहते हैं? टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, मतलब एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है। जैसे कि अगर मैंने इसको छोड़ा यहां से, तो ये एक बार गया और वापस आया, तो ये इसकी एक ऑसिलेशन कंप्लीट हुई। इसी को हम कहते हैं टाइम पीरियड, कि भाई इस एक ऑसिलेशन को कंप्लीट होने में जितना टाइम लगा। तो आपने इसी इक्वेशन की डेरिवेशन करनी है कि भाई टाइम पीरियड की इक्वेशन को आपने जो है वो कैलकुलेट करना है, उसकी डेरिवेशन करनी है। लेकिन वो टाइम पीरियड जो है वो डिपेंड कर रहा है लेंथ ऑफ द पेंडुलम पे। ये लेंथ ऑफ द पेंडुलम मतलब ये जो रस्सी की लेंथ आपको दिख रही है ना, इस रस्सी की लेंथ पे डिपेंड कर रही है। और दूसरा ये डिपेंड कर रही है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। अब क्योंकि ये नीचे आ रहा है, तो अगर ये बॉब, ये जो मास है, इसको मैं छोड़ूंगा तो ये वाइब्रेट कर रहा है, तो वो वाइब्रेट करता है ग्रेविटी की वजह से, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से। तो ये कह रहा है कि इन दो चीजों पे ये डिपेंड कर रहा है। और यहाँ पे देखो सवाल में कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है। मैंने कहा था कि अगर सवाल में कांस्टेंट की वैल्यू गिवन नहीं है तो 1 लगाओगे, वरना जो कांस्टेंट लगाना होगा वो सवाल में ही गिवन होगा कि भाई 2 पाई को कांस्टेंट रखो, या फिर आगे चल के अगर कोई भी वैल्यू आपके पास आती है, उसकी अगर आपने इक्वेशन की डेरिवेशन करनी है तो कांस्टेंट की वैल्यू आपके पास गिवन होगी। तो अब इसको मैं मिटा रहा हूं और इक्वेशन की डेरिवेशन पे चल रहे हैं। तो पहला स्टेप क्या है कि हमें नहीं पता कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्या आएगा क्या नहीं आएगा, वो हमें कुछ नहीं पता। सिर्फ ये बताया गया है कि भाई ये डिपेंड कर रहा है, बस। अब डिपेंड कर रहा है तो हम जो है वो सिंपल क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे कि टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली इनवर्सली कुछ नहीं पता, प्रोपोर्शनल है लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। फिर उसके बाद
प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम कांस्टेंट लगाते हैं। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो हमें गिवन है, वो है 2 पाई, और यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लाई में एल लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब अगला जो हमारे पास स्टेप है कि ये जो हमारे पास क्वांटिटीज है जिसपे ये टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है, उसके ऊपर हम वेरिएबल्स लगाएंगे, यहाँ पे ए और यहाँ पे बी, और इसको हम कह देते हैं, ये क्या है, इक्वेशन 1। ठीक है, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि अभी आप वीडियो को पॉज करो और कोशिश करो इसको खुद जो है वो ड्राइव करने की। और आप जो है इनकी डायमेंशन अगर नहीं पता तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो जो एक्सेलरेशन की डायमेंशन है, आपने अगर पहली वीडियो मेरी देखी तो उसमें मैंने एक्सेलरेशन की डेरिवेशन, उसकी डायमेंशन निकालना सिखाई थी आपको। तो ये एक्सेलरेशन की जो डायमेंशन होगी वही इसकी डायमेंशन होगी। तो आप अगर ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो और इसको ट्राई करो, वरना मैं तो कर ही रहा हूं वैसे भी। 1 2 3, चलो मैं कर रहा हूं। अब इसमें हमारे पास ये है टी, टी किसको शो कर रहा है, यहाँ पे टी जो है ये टाइम पीरियड को शो कर रहा है। तो टाइम पीरियड की जो डायमेंशन होगी वो तो क्या होती है, कैपिटल टी, कैपिटल टी। अब ये जो कांस्टेंट है इसको बाद में लास्ट में देखेंगे, अभी सिर्फ हम जो है वो क्या करेंगे, अभी हम सिर्फ डायमेंशंस में खेलेंगे बस। बाकी लास्ट में जो हमारे पास वेरिएबल्स की वैल्यू बचेंगी उनको तो वैसे भी हमें पुट करना ही है इक्वेशन 1 में, तो इसलिए अभी इसको मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा, ये जो कांस्टेंट लिखा हुआ है इसको लास्ट में देखेंगे। अब यहाँ पे एल के ऊपर ए है, तो एल जो है वो लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो लेंथ की डायमेंशन तो लेंथ एल ही होगी, और इसके ऊपर आ गया ये ए। फिर ये जी, जी जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो एक्सेलरेशन की जो डायमेंशन होती है वो होती है एल टी पावर -2, और उसके ऊपर आ गया ये बी। अब टी, और ये आ गया हमारे पास एल, और इसके ऊपर डायमेंशन में क्योंकि ऊपर पावर में ए है तो इसलिए इसके ऊपर ए आ गया, और ये एल जो है, अब ये बी जो है ये पावर इसके ऊपर भी है और ये पावर इसके ऊपर भी है, तो एल के ऊपर पावर बी और टी के ऊपर पावर बी आएगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी -2 लगा हुआ है तो इसलिए ये हमारे पास आएगा -2b। तो अब यहाँ पे एल है और यहाँ पर भी एल है और बीच में है मल्टीप्लाई, तो जब पावर आपस में यहाँ पे बेसिस आपस में सेम होती हैं और मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो बेसिस आपस में ऐड हो जाती है, तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास ये जो इक्वेशन बनेगी, ये टी वैसा का वैसा एज इट इज, एल के ऊपर जो है वो ए है, लेकिन एल हमारे पास एक और भी है और उसके ऊपर पावर बी है, बेसिस सेम होने की वजह से पावर आपस में प्लस हो जाएंगे, तो फिर ये बन जाएगा a प्लस बी, और t के ऊपर जो है वो पावर -2 भी है, -2b। अब हमने जो है वो क्या करना है, हमने और कुछ नहीं करना, हमने सिर्फ इक्वेट करना है इक्वेशन को। अब इक्वेशन को इक्वेट करेंगे किससे, ये है मसला, क्योंकि इज इक्वल टू के इस तरफ एल भी है टी भी है, इज इक्वल टू के इस तरफ सिर्फ टी है। अब इज इक्वल टू के इस तरफ सिर्फ टी है, ना तो एम दिख रहा है आपको ना ही एल दिख रहा है आपको, तो इसलिए हम क्या करते हैं कि भाई एम के ऊपर पावर 0, एल के ऊपर पावर 0, और ये आ गया टी। भाई अगर किसी के ऊपर 0 आता है तो फिर उसकी वैल्यू तो वैसे ही 1 हो जाती है, और 1 अगर इससे मल्टीप्लाई होगा तो दोबारा यही आंसर आ जाएगा। तो m के ऊपर पावर 0, l के ऊपर पावर 0, और इस तरफ जो है वो हमारे पास क्या है, इस तरफ हमारे पास है l, और l के ऊपर पावर a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय t और माइनस का 2b। अब हमें जो है वो इक्वेट किसको करना पड़ेगा, हमारे पास दो ही इक्वेशन है इज इक्वल टू के उस तरफ, दो टर्म्स है जिसकी डायमेंशन लिखी हुई है, एल और टी। तो अगर हम एल को इक्वेट करते हैं सबसे पहले, तो एल के ऊपर 2 वेरिएबल नजर आ रहे हैं आपको, तो अगर 2 वेरिएबल हैं तो इसलिए इनकी डायमेंशन निकालना तो हमारे लिए क्या होगा, इनकी डायमेंशन निकालना तो हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है।
तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इस t को इक्वेट करेंगे। और t को इक्वेट करने का फायदा क्या मिलेगा पता है आपको? t के ऊपर सिर्फ एक ही वेरिएबल है और वो है b, बस। तो इससे हमें बहुत आसानी से एक b की वैल्यू मिल सकती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वेटिंग t। अब t को जो है वो हम इक्वेट करेंगे। तो जब t को इक्वेट करेंगे तो इस तरफ t की वैल्यू जिसके ऊपर पावर कुछ नहीं है तो क्या होगा, 1 होगा। और यहां पे जो t के ऊपर है वो है माइनस का 2b। अब क्या करेंगे, ये बेसिस सेम, बीच में इज इक्वल टू की निशानी, तो पावर भी आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। इस तरफ 1 है पावर में, इस तरफ माइनस का 2b है। हमें सिर्फ b की वैल्यू चाहिए, तो माइनस का 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहां जाके डिवाइड होगा। तो ये आ गया 1/2 और यहाँ पे आएगा माइनस, क्योंकि 2 के साथ माइनस था तो इसलिए 1/2। अब हम b तो मिल गई, b की वैल्यू तो हमें मिल गई। तो अब b की वैल्यू यहां पे रखकर हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब दो वेरिएबल्स थे जिसमें से एक वेरिएबल की वैल्यू तो हमें मिल चुकी है, तो इसलिए अब हम इक्वेट कर सकते हैं l को। इक्वेटिंग l, तो l को जब हम इक्वेट करेंगे तो इस तरफ l की वैल्यू जब आप देखोगे तो इसमें l के ऊपर पावर जो है वो 0 ले, तो यहां पे भी हम 0 लिखेंगे। और इस तरफ यहां पे l के ऊपर है a प्लस b। अब दोबारा से बेसिस सेम बराबर, तो पावर भी आपस में बराबर हो जाएंगे। इस तरफ 0 है और इस तरफ है a प्लस b। अब b की जो वैल्यू है वो हम निकाल चुके, जो b की वैल्यू है वो हम यहां पे रखेंगे, तो फिर ये हमारे पास आ जाएगा 0 इज इक्वल टू a प्लस माइनस, माइनस का 1/2। अब ये माइनस का है तो इस तरफ आके प्लस का हो जाएगा, तो a की वैल्यू हमें मिली 1/2। ये स्टेप समझ आया आपको? क्या किया हमने l को इक्वेट किया, l के ऊपर पावर 0 और यहाँ पे l के ऊपर a प्लस b। तो यहाँ पे पावर हमने बराबर कर ली है क्योंकि इक्वेटिंग मेथड है, जब बेसिस सेम होते हैं तो पावर बराबर हो जाते हैं। तो 0 इज इक्वल टू a प्लस बी। तो अब क्या हुआ कि b की वैल्यू हम पहले से ही निकाल चुके हैं। यहाँ पे b की वैल्यू हमने माइनस का 1/2 निकाला, यहाँ पर भी माइनस का 1/2, ये माइनस का इस तरह आके प्लस का हो गया, तो ये हमारे पास a की वैल्यू भी मिल गई। अब ये a और b की वैल्यू जो है वो हम उठा के कहाँ पे रखेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। तो अब हम ये जो a और b की वैल्यू हमने निकाली है, पुट वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम a और b की वैल्यू रखेंगे। तो इक्वेशन 1 हमारे पास है क्या, इक्वेशन 1 आप देख सकते हो, t इज इक्वल टू 2 पाई मल्टीप्लाई बाय l के ऊपर पावर a, g के ऊपर पावर b। एक दफा देख लेंगे, आपको सही से नजर आ रहा है, बिल्कुल सही नजर आ रहा है। अब a की वैल्यू जो है वो हमने क्या निकाली है, ये 2 पाई एज इट इज मल्टीप्लाई l a। अब a की वैल्यू हमने निकाली है 1/2, ये हमने निकाल ली 1/2। और यहाँ पे हमने g एज इट इज रखा और ऊपर है b, और b की वैल्यू है -1/2, तो ये आ गया माइनस का 1/2। तो माइनस का 1/2 है, अगर मैं इसको डिवाइड में लेके जाऊं, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर माइनस का है, अगर मैं इसको डिवाइड में लेके जाऊं तो पावर आप प्लस हो जाएंगे। 2 पाई मल्टीप्लाई बाय l 1/2 और नीचे g 1/2। तो अब यहाँ पे l के ऊपर भी 1/2 पावर है, g के ऊपर भी 1/2 पावर है। 2 पाई इज इक्वल टू, तो मैं क्या करता हूं, मैं ब्रैकेट में l/g लिखकर 1/2 तो लिख ही सकता हूं। भाई ब्रैकेट में अगर होल पावर है तो इसका मतलब है कि ये 1/2 इसके ऊपर भी है और ये 1/2 इसके ऊपर भी है। तो ये लिखा हुआ है, मैंने इसका उल्टा कर दिया है, ये l के ऊपर 1/2, g के ऊपर 1/2, मैंने जो है ये ब्रैकेट में डाल के होल में पूरे के ऊपर जो है वो 1/2 लिख दिया है। और हमें पता है कि 1/2 जब भी किसी के ऊपर होता है
तो इसका मतलब होता है रेडिकल। सॉरी, यहाँ पे मैंने इज इक्वल टू की निशानी दे दी, बट एक्चुअली यहाँ पे मल्टीप्लाई आएगा। तो अब ये जो 1/2 है, जैसे कि मान लो आपके पास कोई भी इक्वेशन है, जैसे कि ये आपके पास इस तरफ आपके पास कुछ लिखा हुआ है जैसे कि 3, रेडिकल 3। तो रेडिकल 3 का क्या मतलब है? रेडिकल 3 का मतलब है 3 1/2। तो 1/2 अगर किसी के ऊपर है तो इसका मतलब है हम उसको कैसे लिख सकते हैं? रेडिकल में लिख सकते हैं। तो ये भी बिल्कुल कुछ ऐसा ही है कि t इज इक्वल टू, ये आ गया 2 पाई, और यहां पे हमारे पास मल्टीप्लाई बाय रेडिकल l अपॉन में g। तो ये इक्वेशन जो है वो आपके पास है टाइम पीरियड की, जो कि हमने ड्राइव की है विद द हेल्प ऑफ डायमेंशंस। नोट डाउन कर ले बेटा। अगर कोई भी सवाल है आपको तो आप मुझको जो है वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।